द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो ये भैया जो गणित का प्रैक्टिस सेट है ये आपकी आगामी परीक्षा जो सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग गणित का एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आपके सुपर टेट की परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में मात्र 10 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रश्न आपके जो अग्रवाल का पब्लिकेशन है जिसको हम लोग एग्जाम कार्ड कहते हैं, एग्जाम कार्ड से ये आपके सारे प्रश्न लिए गए हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान है, बहुत सारे प्रश्न आपको कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन अग्रवाल पब्लिकेशन का जो एग्जाम कार्ड है वहां से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दें कि आपके जो सुपर टेट में 150 प्रश्न आते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग रोज सॉल्व करते हैं। लगभग 4 से 5 पब्लिकेशन की जो बुक मार्केट में उपलब्ध है उनके प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये अग्रवाल पब्लिकेशन का जो एग्जाम कार्ड है उस बुक को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिएगा। आप सभी लोगों को पता है कि बिना प्रैक्टिस सेट लगाए हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है भैया, तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट पर और देखते हैं क्या कैसा हमारा प्रश्न है। ये यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको एक बार समझिए, पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी जो पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया गया है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न मिले हैं। क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिनट का हमें समय दीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? ए बी की वैल्यू आपकी 7 दी गई है और ए प्लस बी की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू 6 दी गई है और आपको आगे प्रश्न सॉल्व करना है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी यहाँ पर 7 दिया गया है, ए बी की वैल्यू 6 है, यानी कि ऐसी दो संख्याएं अगर पहली संख्या ए मान लें दूसरी संख्या बी मान लें तो इनको जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा है और अगर इन्हीं संख्याओं का हम लोग गुणा कर दें तो हमारा 6 आना चाहिए। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अगेन आपको निकालना है ए क्यू प्लस के बी क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आपके 20 प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनमें से कम 8 से 10 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें, अथवा इस तरीके से सॉल्व करें जिसमें आपको बहुत ही कम समय लगे। 8 से 10 प्रश्न आपको समझ लीजिए उसको देखते ही आपको आंसर बता देना है। तो ये उसी टाइप का प्रश्न है। अभी हम लोग इसका लंबा मेथड भी बताएंगे जिसमें फार्मूले रख के इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। अब सब लोग कैसे करेंगे? सभी लोगों को पहाड़ा तो याद ही है ना, तो ऐसी 2 गिनती लीजिए जिसको आपस में गुणा करने से आपका कितना आ जाए, 6 आ जाए। ऐसी कौन सी गिनती हो? अगर हम लोग 2 3 गुणा करें तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन फिर अगर इन्हीं गिनतियों को जोड़ेंगे तो हमारा 7 नहीं आएगा। तो ऐसी 2 गिनती कौन सी हो सकती है इनका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पर 7 आए? तो अपने हिसाब से दिमाग लगा लीजिए। 2 3 गुणा किया 6 होता है, लेकिन जोड़ने पर 7 नहीं होता है और ऐसी गिनती आपकी 6 एकम 6 ही हो सकती है। 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं ए की वैल्यू 6 निकल के आई है और यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू 1 निकल के आ गई है। इस प्रकार से आपको अंदाजा लगाना है। इस टाइप का प्रश्न आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मिल गया है। और यहाँ पर एक चीज और बताना हम चाहेंगे कि अगर अगले 3 से 4 महीने तक आप लगातार साथ में बने रहेंगे तो आपको ये सारे गणित के प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व आप कर लेंगे। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि लेखपाल वगैरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तब तो गणित आपकी अच्छी होगी। अगर आप गणित में कितना भी कमजोर हैं फिर भी आप 3 से 4 महीने लगातार बने रहिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है भैया, अब हो गया आपका काम। ए की वैल्यू आपने निकाल लिया 6, बी की वैल्यू निकाल लिया है 1 और आपको निकालना क्या है, ए क्यू निकालना है प्लस के बी क्यू निकालना है। यानी कि ए की वैल्यू 6, इसकी घात लगाना है आपको 3 और बी की वैल्यू 1, इसकी घात लगाना है आपको 3। तो 6 की घात 3 कितना होता है? 6 का 6 में गुणा करिए, 6 6 36, 36 का फिर 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216 और 1 की घात 3 कितना होता है भैया? 1 होता है। 1 का चाहे इतनी बार गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आता है और आंसर 216 और 1 जोड़ने पर 217 हो जाता है। यानी कि ये आपका जो विकल्प बी दिया गया है ये आपका विकल्प बी बहुत ही
अच्छा मतलब सही विकल्प है, ये आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को अगर ये ट्रिक ना समझ में आई हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आई, कुछ लोग कहते हैं कि भैया सिर्फ फार्मूला बताओ, तो चलिए जिनको फार्मूला पसंद है उनके लिए हम बता देते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आपको करना है, ठीक है भैया। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के होता है 2ab, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको a प्लस बी का मान पता है और ab का मान पता है। ये दोनों वैल्यू आप रखेंगे, ये देखिए a प्लस बी 7 और ab की मान 6 रखेंगे तो आपको इस समीकरण से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल आएगा। अभी लेकिन हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी ना निकालना था, हमें निकालना था a क्यूब प्लस के बी क्यूब। अब आप क्या करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला होता है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी वैल्यू पता है, a प्लस बी का मान आपको पता है, आपके प्रश्न में दिया गया है 7, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ऊपर वाले समीकरण से आप निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल के रख दीजिएगा और ए बी का मान आपको दिया है 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है फार्मूले रख के प्रश्नों को सॉल्व करना, और लेकिन आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, इस तरीके से ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा तब ही आपको फार्मूले का यूज करना है। चिंता मत करिए, हम लोग लगभग पिछले 5-6 सालों से लखनऊ में पढ़ा रहे हैं और एसएससी की कोचिंग पढ़ाते हैं, तो ये सारे जो आपके सुपर टेट के एग्जाम है ना भैया, ये तो बहुत ही आसान एग्जाम है, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, चिंता तो बिल्कुल मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखो इसको यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेंगे। इसमें बताना भैया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, इस सबसे बड़ी भिन्न बताने के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो सारे रूल्स तो नहीं बताएंगे। यहाँ पर जो रूल्स लग रहा है उसको आप देखिए, ये ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, अंतर कितने का है, 1 का है। ऊपर वाली संख्या 19 है, नीचे वाली संख्या 20 है, अंतर कितने का है, 1 का है। ऊपर वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है 24, नीचे वाली संख्या बड़ी है 25। तो सभी में देखिए 1-1 का अंतर है, ऊपर से नीचे वाली जितनी संख्या है सब में 1-1 का अंतर है, और ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको बड़ी भिन्न निकालना हो, ऐसा प्रश्न दिया गया हो बड़ी भिन्न निकालना हो, तो ये जो बड़ी वाली संख्या होती है ना भैया, यही आपकी बड़ी भिन्न होती है। तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। तो यानी इस प्रश्न को आपको देखते ही सॉल्व करना था, जो हमने बताया वो आपको समझ में आया। अगर बीच में 1 का अंतर, अंश और हर में 1 का अंतर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी होती है, जो संख्या छोटी होती है वो छोटी होती है। अगर छोटा पूछा जाए तो 15/16 होगा। ये बात समझ में आई। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद है तो साधारण तरीके से सॉल्व करिए। सबका आपको पहले मान निकालना पड़ेगा, जैसे कि 15/16 है तो 16 का 15 में भाग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा के फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 150 आएगा। तो इस प्रकार इस तीनों का क्या करिएगा, दशमलव में मान निकाल लीजिएगा भाग कर करके। दूसरे में क्या होगा, 20 का भाग किस में करना है, 19 में, तो 19 में करेंगे, यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये 190 हो जाएगा, भाग कर लीजिएगा। अगले में क्या करना है, 25 का भाग किस में करना है, 24 में करना है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 240 हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग कर लीजिएगा, जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वही भिन्न हमारा सबसे बड़े होगा। तो ये साधारण तरीका हो गया, और आपको जो पहले बताया था वो मौखिक तरीका हो गया। दोनों तरीके सीखते रहिए, जो आपको पसंद आए वही करिएगा। लेकिन फिर बात को बार बार कह रहे हैं कि अगले 3-4 महीने तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता है, उम्मीद है अगले जुलाई में या इसी अगले महीने जुलाई में आपकी भर्ती आ जाएगी, तो 3-4 महीने तक जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक साथ में बने रहिए, आपको गणित का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पर। प्रश्न में दिया गया है x² + x + 1 = 0। इसमें निकालना है आपको विविक्ति कर का मान निकालना है, ठीक है। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये कुछ रेड वाला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। विविक्ति कर क्या होता है भैया, विविक्ति कर होता है b² - 4ac, ये विविक्ति कर होता है। अब आपको b का, a का और c का मान तो पता होना चाहिए ना, तो भैया b का क्या मान होता है इसको देख लीजिए। b का मान होता है ये जो x² होता है ना, x², इसमें जिस संख्या गुणा होता है वही आपका b कहलाता है। तो x² में किसका गुणा, कोई संख्या नहीं लिखी गई, जब कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ 1 माना जाता है। ये जो a, अच्छा सॉरी गलत बता दिया, जल्दबाजी में गलत हो गया है, ये इसको हटा दो भाई। पहले a लिखते हैं, फिर b लिखते हैं, फिर c लिखते हैं, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। अब a क्या होता है, a जो होता है भैया, जो ये x² लिखा ना भैया, ये x² लिखा है, इसमें जिस संख्या का आगे गुणा होता है, जो संख्या आगे लिखी होती है x² के आगे, वही हमारा a होता है। तो इसमें तो कोई संख्या नहीं लिखी गई, जब कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ 1 माना जाता है, ठीक है।
अब बी क्या होता है, बी ये जो बीच में संख्या x होती है ना भैया, इसमें जिस संख्या का गुणा होता है वही हमारा बी होता है। तो यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, जब कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ एक माना जाता है। सी क्या होता है, सी ये अचर पद होता है जिसमें ना तो x है ना x स्क्वायर है। और यहाँ पर चिन्ह का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, तीनों संख्याएं प्लस में, इसलिए प्लस का ही चिन्ह ले रहे हैं। तो अचर संख्या कितनी भैया, एक मिनट का समय लीजिए। यानी कि इस प्रश्न में ए का, बी का, सी का तीनों का मान एक है। अब ला के मान यहां पर रख दो। बी का मतलब है, बी स्क्वायर का मतलब बी का मान एक है, इसको स्क्वायर कर दो माइनस के 4, ए का मान 1 है और सी का मान 1 है। एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, -4, 4 एकम 4, -4 में से एक घटाएंगे तो भैया आंसर कितना आएगा, -3। घटाना और जोड़ना तो उम्मीद है आप सभी लोगों को प्लस माइनस वाले जोड़ घटाना आते ही होंगे। तो नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग बता देंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसमें सारी चीज़ों को बता देंगे। -3 यहाँ पर आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। जो भी दिक्कत होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर पर। इसमें लिखा निकालना है आपको, बाह्य कोण निकालना है और भुजाएं कितनी है, 9। तो 9 भुजाएं हो और बाह्य कोण निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला आपको याद है कि भूल गए हैं? चलिए भूल गए हो तो फिर से बता देते हैं। जो बाह्य कोण होता है, कोई भी हो, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, कोई भी हो, उसका एक ही फार्मूला होता है, 360/n। और n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो इस प्रश्न में n कितना है, 9, ठीक है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे त्रिभुज हो चाहे कुछ भी हो, सब में अगर बाह्य कोण आपको निकालना है तो यही फार्मूला लगाइए। इस फार्मूले को रट्टा मान लीजिएगा, 360/n होता है, ठीक है। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। इसमें n की वैल्यू कितनी है, 9। तो 9 भुजाएं हैं, उसमें बाह्य कोण निकालना है, 9 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। कहाँ पर है 40 भैया, विकल्प ए में है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। सॉरी, जल्दी पढ़ाने में खांसी भी आ जाती है। बड़े आराम से पढ़िए, मजे लेते हुए पढ़िए, टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ये एक बड़ी सी संख्या लिखी गई है, इसमें ये बीच में देखिए 7 लिखा है, ये बीच में 7 लिखा है। तो 7 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बता रहा है। तो जो स्थानीय मान होता है वो क्या होता है, तो किसका निकालना भैया, 7 का। 7 का स्थानीय मान निकालो तो यहाँ 7 लिख लो। अब यहाँ पर देखो जो संख्या है वहाँ पर 7 कहाँ है, 7 देखो ये है, ठीक है। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है भैया, जो आप कक्षा 4 में करते हैं वो नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं वो करना है। स्थानीय मान निकालने के लिए देखो इस 7 के आगे कितनी गिनती है, 1 2 3, 3 गिनती है ना, तो 3 0 लगा दो, ये हो गया स्थानीय मान। 7 पहले देख लो, जो गिनती जहां जिसका पूछ रहा है वो गिनती पहले यहाँ देख लो, यहाँ पर है, इसके आगे जितनी गिनती होगी उतना 0 लगा देना है। तो ये होता है स्थानीय मान। और वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान भैया वही होता है, वास्तविक मान में जो संख्या पूछी जा रही होती है वही, उसी को वास्तविक मान कहते हैं। तो 7 के बारे में पूछ रहा है यानी 7 ही हमारा वास्तविक मान है। तो इसका अंतर पूछ रहा है, यानी कि स्थानीय मान में से वास्तविक मान घटा दो, यही हमारा अंतर पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6, 6993। ये हमारा स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर आएगा। कहाँ पर है आपका, विकल्प बी में है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और 12 हैं। इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इस प्रकार का जब भी, आज से आप याद कर लीजिए कि जब भी हमारा इस प्रकार के त्रिभुज या समचतुर्भुज या चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज या समलंब, इस प्रकार के कोई भी आपको सवाल मिलेगा तो उसका पहले चित्र बनाएंगे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चे इन सारी चीज़ों से बहुत डरते हैं, तो अब आपको चित्र बनाना है फिर सॉल्व करना है। चित्र बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये हमारा बन गया है A, B और C और D। ये हमारा सम चतुर्भुज बन गया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण 90 अंश का नहीं होता है, वो हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। जो आपका वर्ग होता है उसी को टेढ़ा कर दो तो वो समचतुर्भुज बन जाता है। चारों भुजाएं बराबर लेकिन कोण 90 अंश का नहीं होगा, वो हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। अब हम लोग इसके विकर्ण बना लेते हैं। तो पहला वाला विकर्ण क्या हो गया आपका AC हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये पहले विकर्ण की वैल्यू 16 दी गई है। दूसरा विकर्ण बनाते हैं B से D तक, 1 मिनट, हाँ B से D तक बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 12। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात को हम लोग दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं आराम से। अब समझिए,
जब भी समचतुर्भुज होता है तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण बनता है ये हमेशा 90 अंश का होता है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। AC की वैल्यू हमने कहा 16 है। जब समचतुर्भुज बनता है तो ये जो कटान बिंदु होता है उसको आधे आधे में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये कितना होगा, इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। हमने कहा ये जब बिंदु कटान बिंदु होता है, ये दूसरा वाला विकर्ण 12 का है, इसको आधे में डिवाइड कर देगा, नहीं ये इधर वाला 6 हो जाएगा, इधर वाला 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 8। ये बात समझ में आया। अब आपको त्रिभुज ये बीच वाले को हम क्या मान ले, O मान लेते हैं, ठीक है। AOB को जरा ध्यान से देखना है, इसका जो है प्रत्येक भुजा बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझाते हुए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर ये 15-20 दिन बाद यही प्रश्न आपको मिले तो आपको ये प्रश्न मौखिक करना है, ठीक है भैया। अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन 20-25 दिन बाद अगर इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको मौखिक करना है, तभी तो पढ़ने का फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो ध्यान समझ लीजिए, अगली बार इस प्रकार के प्रश्न मौखिक ही आपको करना है, ठीक है। अब आपको ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, AOB, ये हमने बताया कि जब कटान बिंदु होता है वो 90 अंश कोण बनाता है, यानी कि ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक भुजा कितनी हो गई, 6, दूसरी भुजा कितनी हो गई, 8, तो तीसरी भुजा यानी AB कितनी होगी वो हमें निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो त्रिभुज बनता है उसमें 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी अनुपात होता है भुजाओं में समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो अगर पहली भुजा 3 है, दूसरी 4 होगी और तीसरी भुजा 5 होगी। अगर हम इसका डबल करते हैं तो 3 का डबल 6, अगर इसका डबल कर दें तो 4 का डबल 8। देखिए अनुपात का मतलब है कि इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। अगर 2 का गुणा करना है सब में 2 गुणा कर दो, 3 गुणा करना है सब में 3 गुणा कर दो, 4 का गुणा करना है सब में 4 गुणा कर दो, ये कहने का मतलब है। तो अगर पहली भुजा 6 है, दूसरी भुजा 8 है, तो इस 5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब आपने त्रिभुज को जरा ध्यान से देख लो, इसमें पहली भुजा 6 ही तो दी गई है, दूसरी भुजा 8 ही तो दी गई है, तो ये तीसरी भुजा जो बचेगी वो कितनी होगी, वो 10 ही होगी। यानी कि हम लोग इस प्रश्न को जो आपका समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है उसके माध्यम से मौखिक रूप से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका आंसर 10 आ गया है, यानी कि ये वाली भुजा तीसरी भुजा 10 ही होगी, क्योंकि हमारा 3, 4, 5 भुजाओं में अनुपात होता है। बात आप समझ रहे हैं। तो अगर पहली भुजा 3 का डबल 6 है, दूसरी भुजा 4 का डबल 8 है, तीसरी भुजा 5 का डबल 10 ही होगी। पहला विकल्प आपका सही है। अब आगे अगर आपको 3-4 महीने बाद ये प्रश्न मिले तो आप तुरंत क्या करिएगा, 16 का आधा 8 करिएगा, 12 का आधा 6 करिएगा, तो 6, 8 आपको दिखा तो आप तुरंत यहाँ पर 10 विकल्प जो भी होगा उसको चुन के आंसर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे समझाने का तरीका था, हो सकता है आपको समझ में आया हो। और भी अगर कुछ ज़रूरत हो तो उसको बताइएगा कि जल्दी जल्दी सवाल को किया जाए कि इसी प्रकार से प्रश्नों को समझाया जाए। जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से बताइएगा। हम लोग बहुत स्पीड में भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और आराम से समझाते हुए भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यदि लंबाई 15 हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मौखिक प्रश्न है ये, मौखिक, लेकिन चित्र बनाना जरूरी है। चलिए चित्र बनाने से आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले चित्र बना देते हैं, नाम लिख देते हैं भैया। ये हमारा आयत बन गया है ABCD। अच्छा तो नहीं बना है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आयत की लंबाई, इसमें देखो लंबाई दी गई 15, तो ये लंबाई AB हमारा हो गया 15। पहली लाइन में क्या कहा गया है, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा। कौन ज़्यादा भैया, लंबाई ज़्यादा है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई लंबाई का मान दिया ही गया है 15, ठीक है। तो ये BC चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यानी कि इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम कितना होता है, 8, ठीक है। बात समझ में आ रहा, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 ज़्यादा है, तो चौड़ाई का मान कितना होगा, लंबाई पता है हमें 15 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई का मान 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो 7 सेंटीमीटर कम होगा तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल पता है, आयत का फार्मूला सबको रटा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 अट्ठे कितना होता है, 120। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर कोई पानी है, चीनी का मान लो शरबत वरबत है, उसमें कितना चीनी है, 40% चीनी है, ठीक है। घोल में चीनी की मात्रा लीटर में ज्ञात करो। तो लीटर में हमें उसमें कितनी चीनी घोली गई है ये बताना है। तो कुल मिला के कहने का सीधा मतलब है कि ये 3 लीटर का घोल है, इसमें चीनी कितनी है, 40% है।
तो इसी को आपको सॉल्व करना है कि 3 लीटर का 40% कितना होता है, यही कुल मिला के आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 40, ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब भूल कर भी यहाँ पर 2 से ये 10 कैंसिल मत करिएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। क्यों नहीं करिएगा अभी बताते हैं। 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे कितना है, 10। अगर देखिए कैंसिल करता तो नीचे 5 आता, 5 का फिर हमें भाग देना होता, लेकिन अब ये नीचे 10 है, 10 मतलब 0 है। तो अगर हमें दशमलव लगाना है तो यहाँ अगर 0 होता है नीचे तो एक अंक के बाद पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आ जाता है, तो 1.2 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 0 को हमने इसलिए नहीं काटा है क्योंकि बाद में हम अपने जो भी हमारा गुणा करने पे आएगा उसमें पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। जब आपके नीचे जितने भी 0 होते हैं पीछे तो ऊपर वाली संख्याओं में क्या करते हैं, उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं पीछे से गिनकर, तो आपका आंसर आ जाता है 1.2। कहाँ पर भैया, सी में। उम्मीद है चीज़ें को समझ रहे होंगे आप लोग। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ज़्यादा डिटेल में इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर पर। सुरेंद्र ने एक अलमारी जो है 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को बहुत ही लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीका समझाते हैं। बहुत बेसिक तरीका समझा रहे हैं, अगर आप समझ गए तो आपका मजा आ जाएगा। आप प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेज के और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज जितने प्रश्न है ना मौखिक उड़ाएंगे अगर आप समझ गए तो। और हम लोग अपने सारे प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं इसको। कोई भी चीज़ भैया समझ लीजिए 100% होती है, ठीक है। जब वो खरीदी नहीं जाती है, रखी रहती है या खरीदी जाती है तो वो 100% ही होती है। अब यहाँ पर उसने क्या किया, 4% का लाभ कमाया है। तो जब वो बेची जाती है तो या तो लाभ में बेची जाएगी या घाटे में बेची जाएगी। तो लाभ का मतलब 100% से ज़्यादा होना, घाटे का मतलब 100% से कम होना। तो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो बेच कितने में रहा, 4% के लाभ पर, यानी 100% से 4% जोड़ कर बेच रहा है। तो प्रतिशत में बात करें तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य परसेंटेज में बात करें तो 104% हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100% होती है यानी कि ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। ये बात अभी प्रतिशत की बात हो रही है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य के रुपए की बात करें तो कितने में बेच रहा है, 8,580 में। तो ये 8,580 रुपया विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य कितने में खरीदा वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन वही तो निकालना है कितने रुपए में खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य ही निकालना है, ठीक है। अब आप ये जो डाटा बनाएंगे इसको उम्मीद है समझ रहे होंगे कि कोई भी चीज़ 100% होती है तो वो आपका क्या होगा भैया, क्रय मूल्य हो गया। हमने यहाँ पर लिख दिया वो 4% के लाभ पर बेची जा रही है, यानी 100% से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 104% हो रहा है। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया प्रतिशत में, लेकिन विक्रय मूल्य का रुपया दिया है 8,580 और क्रय मूल्य का कितना रुपया है वो हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। अब अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं। हम लोग ने इस मेथड को बाहुबली मेथड नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको समझिए ध्यान से। जो रुपया आपको दिया गया है प्रश्न में उसको लिख लीजिए, 8,580 रुपया दिया गया है, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे इसका जो प्रतिशत है वो लिख लीजिए। तो इस रुपये का क्या प्रतिशत है, 104% है, वो हमने नीचे लिख लिया। अभी हमें गुणा करना है। गुणा किस क्या करना है, जो निकालना है उसी प्रतिशत का गुणा करना है। तो निकालना क्या है, क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है, 100%। इसका हमें गुणा करना है। फिर से इस बाहुबली मेथड को समझ लीजिए कि जो रुपया दिया गया है उसे ऊपर लिख लेना है, उस रुपये का जो प्रतिशत होगा तो 8,540 का परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, 104%, उसको नीचे लिख लेना है। गुणा किसका करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का जो प्रतिशत होगा उसका आपको गुणा कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्रय मूल्य ही निकल कर आएगा, ठीक है भैया, बात समझ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल आउट तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं ना, 13 से इसको 13 से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। 13 5 65, 13 6 78 होता है, ठीक है। तो 13 6 78, फिर कितना बचेगा, हो जाएगा 7 और फिर 13 6 78 और ये 0 भी बचा है और 13 7 91, 13 8 104। अब किससे कैंसिल आउट होगा, 2 से करते हैं, ये 4 2 से करते हैं तो ये 4 बार हो जाएगा, 2 चौके 8 और ये वाली जो वैल्यू ऊपर वाली ये आपका 3 बार हो जाएगा।
330। यहाँ 4 बचा है, 4 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। कुल मिला के कितना बचा, 330 ऊपर बचा है और यहाँ गुणा करना है 25 का, 25 गुणा करते हैं, ये 0 है, 25 के 75 के 5 हासिल आएगा 7 और फिर 75 और 7 कितना हो जाएगा 82। 8250 कहाँ पर भैया, 8250 आपका विकल्प बी में दिया गया है। ये PDF थोड़ा सा गड़बड़ आई है, अच्छा सा प्रिंट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका विकल्प आ चुका है, बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है ये वाला मेथड आप समझ गए होंगे, नहीं तो उसके बहुत सारे आप प्रॉफिट लॉस सॉल्व करेंगे, परसेंटेज सॉल्व करेंगे ना, तो इतने सारे मेथड, इतने सारे फार्मूले आप पगला जाएंगे। यही वाला मेथड ही आप यूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। आपको निकालना है बहुलक। तो आखिरी प्रश्न में कहा गया है एक कॉलोनी है जिसमें 5 परिवार हैं और 5 परिवारों में 1 बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न तो बहुत ही आसान है, मौखिक प्रश्न है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो पहले आप यहाँ लिख लिए भैया परिवार, थोड़ा सा समझा रहे हैं, प्रश्न मौखिक है ये भी बता रहे हैं, ये प्रश्न को पढ़ना है और टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, वो उसी टाइप का ये प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे तो उन्हें के लिए जरूरी है वो समझ लें। एक कॉलोनी है, कॉलोनी में पहले तो ये गए देखे कि हमारे पास 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक एक बच्चा है, ठीक है। एक एक बच्चा कितने लोगों के पास है, 5 परिवारों के पास, यानी 5 माता पिता के पास एक एक बच्चा है, ठीक। आगे बढ़े ये तो उन्होंने देखा कि 7 परिवार ऐसे हैं, 7 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2-2 बच्चा है, यानी 2 बच्चे कितने लोगों के पास है, 7 लोगों के पास है, 7 माता पिता हैं, 7 माता पिता हैं जिनके पास 2-2 बच्चे हैं। इस चीज को ध्यान समझिएगा जो समझा रहे हैं। 8 परिवार इनको ऐसे मिले जिनमें कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 8 परिवार पूरे कॉलोनी में ऐसे जिनके 3-3 बच्चे हैं, ठीक। बार बार हम जो चीज कह रहे हैं उसको सिर्फ समझने की कोशिश करिए। और 3 परिवार ऐसे हैं, यहां पर लिखा है जिनके कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब यहीं से आपका आंसर निकलेगा। 1 मिनट, अब ध्यान से देखिए, 5 परिवार, एक बच्चा कितने लोगों के पास है, 5 बच्चे। हाँ, आपके बहुलक ये आपको निकालना क्या है, 1 मिनट, ये आपको बहुलक निकालना। पहले बहुलक का मतलब समझा देते हैं। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा कहां पर हैं, ये बहुलक का मतलब होता है। अब कहने का मतलब एक बच्चा कितने लोगों के पास है, 5 परिवार के पास है। 2 बच्चा कितने परिवार के पास है, 7 परिवार के पास है। 3 बच्चा कितने परिवार के पास है, 8 परिवार के पास में है। और 4 बच्चे कितने परिवार के पास में, 3 परिवारों के पास में हैं। तो बताइए जो सबसे ज्यादा किस परिवार के, कौन सा परिवार सबसे ज्यादा, 8 परिवार हैं, 8 माता पिता हैं, सबसे ज्यादा बार वो कितने बच्चे रखते हैं, 3 बच्चे रखते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है, 8 परिवार के पास। लेकिन ये 8 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा तो ये बच्चे वाला आंसर होगा ना। तो 8 परिवार 3 बच्चे रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 विकल्प बिल्कुल सही होगा। और यही आपकी बहुलक की परिभाषा होती है कि सबसे ज्यादा कहां पर है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, इस 8 परिवार के पास है, लेकिन परिवार आंसर नहीं देना, बच्चे आंसर देना है। तो यानी कि ये 3 बच्चे आपका आंसर होगा। ये आपका कौन सा विकल्प है भैया, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्नों को आपके सुपर टेट के लिए सॉल्व किया है। यहाँ पर कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट भैया खरीदना नहीं है। आपको हम लोग 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। बहुत ही ना के बराबर जो कीमत होगी वो आपको देना है। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आपको सारे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो 200 से अधिक हम लोग प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक हैं, जैसे कि गणित है और आपका रीजनिंग आने वाली है, मनोविज्ञान आने वाला है, आपका पर्यावरण होगा, विज्ञान होगा, ये सारे टॉपिक जितने हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भी आपको PDF दे दिया जाएगा। लगभग 8-10 किताबों से मिलाकर बेहतरीन PDF तैयार किया जा रहा है, चिंता मत करिएगा, सारे PDF आपको दे दिए जाएंगे। तो कोई भी मार्केट से बुक नहीं खरीदना है, PDF नहीं खरीदना है, पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक आप किताब खरीदने जाएंगे अगर मार्केट में ना, तो कम से कम 150 रुपए की आती है। अगर 10 किताबें खरीद लेंगे तो आपका 1500 रुपया खर्च हो जाएगा। तो 1500 रुपया आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ किसी को 2000 रुपया, किसी को 3000 रुपया बहुत
यहाँ पर तो हम लोग अपने देखते हैं इलाहाबाद में, लखनऊ में बहुत बुरी कंडीशन में लोग रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। किस प्रकार से उनके घर से रुपया भेजा जाता है, माता पिता, किसी के माता पिता मजदूरी करते हैं, किसी के माता पिता किसान हैं, कैसे गन्ना बेचकर गेहूं बेच के पैसा भेजा जाता है, तो बहुत दिक्कत की बात होती है। तो ज़्यादा रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न आपको जैसे भी लगा हो, सही लगा हो, गलत लगा हो या कुछ सुधार करने की जरूरत हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व कराई जाएंगी। और लगातार अगले 3 से 4 महीने तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले मैथ के प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।